दीप्ति आपका फॉर्म फिल हो गया? दीप्ति सीयूईटी वाला नो मैम, अभी फिल नहीं हुआ पूरा। कर देना उसको, है ना, जल्दी। कब करोगे? मैम मैं आज करने वाली थी, लेकिन मैम प्रैक्टिकल था ना, तो मैम प्रैक्टिकल का काम कर रहे थे, तो मैम कल तक भर देंगे क्योंकि कल संडे है ना, हम कल हाँ भर देंगे। ठीक है, ओके। तो एडमिट कार्ड आ गए हैं 21-22 वालों के, तो 21-22-23 वालों के, राइट? यस मैम। तमें कैसी तैयारी है? कभी तो क्लास में आ जाते हो, कभी नहीं आते। देखो, अल्टरनेटिंग करंट वाला, मॉडर्न फिजिक्स और अल्टरनेटिंग करंट, 12th के ये चैप्टर तो सबने ही करने हैं। अल्टरनेटिंग करंट हो गया और मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आता है, उसके अलावा वहां से कुछ नहीं आता। तो जिसने ये वाले चैप्टर्स अभी नहीं करे हैं, वो वाले चैप्टर्स एक बार कवर कर लेना अपने, ठीक है जी। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जैसे कल कर रहे थे। किसी को अगर किसी सवाल में, कॉन्सेप्ट में डाउट है तो पूछ सकते हो। हर्षित, आप कब तक फिल कर दोगे? आपका तो हो गया होगा शायद। हर्षित, हर्षित, हेलो, हर्षित हो गया क्लास में? आई थिंक ही इज नॉट देयर। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कल हमने कहाँ तक कर लिया था? रेस्टर एंगल 31 क्वेश्चन तक हो गया था। 30 क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। 30 वाला क्वेश्चन इजी बेसिक सा है, फ्रिक्शन के फॉर्मूले पे ही बेस्ड है। पोटेंशियल एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट लगेगा थोड़ा सा। क्या कह रहे हैं? रोप लाइज ऑन ए रफ टेबल। एक टेबल है इस तरीके से, ठीक है। इस टेबल पे एक क्या रखी हुई है? A rope is lie on a table such that a part of it hangs down the table. तो कुछ रोप इस पर है टेबल पे और कुछ ऐसे हैंगिंग है, ठीक है। When the length of the hanging part is 1/5 of the entire length of the rope, it just begins to slide. तो जैसे ही ये हैंगिंग पार्ट L/5 हो जाता है, मान लो टोटल लेंथ L है, और जैसे ही हैंगिंग पार्ट L/5 हो जाता है यानी 1/5, तो ये क्या होना स्टार्ट कर देती है? हैंग हो, सॉरी, स्लाइड करना शुरू कर देती है। तो तुम्हें कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है। तो एक बात बताओ, ये रस्सी कब खिसकना शुरू करेगी यहाँ से? जब ये हाँ, हाँ, रीजन क्या होगा? रीजन क्या हो सकता है, बोलो। एक कोई भी, हाँ। मैम ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी। देखो, इस वाले पॉइंट पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है mg, ठीक है। अब जो ये दूसरा हिस्सा जो सरफेस पे रखा हुआ है, क्योंकि सरफेस कैसा है? रफ टेबल। रफ टेबल से मतलब है कि यहाँ जो पोर्शन मेरा टेबल पे रखा हुआ है, उस टेबल पे एक्ट कर रहा है कौन? फ्रिक्शन। इधर एक्ट कर रहा है अपना फ्रिक्शन। तो एक बात बताओ, जैसे ही mg बड़ा होगा फ्रिक्शन से, mg की वैल्यू बड़ी हो गई, तो क्या होना स्टार्ट कर देगी? रस्सी स्लिप होना शुरू कर देगी। यस। अदरवाइज अगर दोनों इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम में जैसा जैसा सिस्टम है वैसा ही रहेगा। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं mg थोड़ा सा ज्यादा हो गया होगा फ्रिक्शन के। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू mg, और जो नीचे अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो लग रहा है mg। क्या दोनों में मास सेम आएंगे क्या बेटा?
मुझे बताओ mg कौन से वाले हिस्से पे लग रहा है, mg वाला पार्ट कौन से हिस्से पे लग रहा है? मैम 1/5 ऑफ द रोप। हाँ, वेरी गुड। जो mg लग रहा है वो सिर्फ कौन से हिस्से पे लग रहा है? 1/5 वाले हिस्से पे ना, जो नीचे लटका हुआ है, राइट, जो हैंग करके रखा हुआ है उसी पार्ट पर एक्ट करेगा ना अपना ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन जो पार्ट आपका टेबल पे रखा हुआ है उधर तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा, मतलब डाउन हैंगिंग में तो नहीं कर रहा, राइट, यस मैम। उधर एक्ट करेगा। यस मैम। तो इसका मतलब अब आपने क्या करना पड़ेगा, जस्ट हैंग, मतलब अभी भी थोड़ा सा बराबर है, तो मैं फ्रिक्शन को किसके बराबर लिख रही हूँ? mg। mg के बराबर लिख सकते हैं क्या? बैलेंस केस है। यस मैम। रुको, ठीक है, स्मॉल m इंटू जी। पहले ये स्मॉल m निकालना पड़ेगा, तो मैं लिख लेती हूँ कि जो टोटल लेंथ है l है, टोटल लेंथ का मास कैपिटल M है। तो बेटा पर यूनिट लेंथ का कितना हो जाएगा? मास पर यूनिट लेंथ। और जो नीचे हैंगिंग है वो कितनी है? सिर्फ L/5 है L/5। ग्रेविटी। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? म्यू म्यू इंटू n। m डैश इंटू जी। तो देखो जी से तो जी कैंसिल ही हो गया, यहाँ पर m डैश क्या होगा जिस पर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है? जी से जी गया, 4/5। L में से L/5 घटाओगे ना, L माइनस L/5, तो कितना हुआ ये? 4L/5। हाँ, तो सॉल्व करो एक बार, क्या आंसर आता है मुझे आंसर बताओ, चेक इट। मैम 1/4। ए ऑप्शन आ रहा है क्या? यस मैम। यस मैम, ऑप्शन ए 1/4। एक मिनट चेक करके बताती हूँ आंसर क्या है 30 का। ग्रेट, 30 का आंसर क्या है? 1/4। तो म्यू m डैश, आपने सही बोला कि m डैश कितना हो जाएगा, अब आधे सिर्फ 4/5 पे है, तो मास पर यूनिट लेंथ को मैं मल्टीप्लाई करूंगी सिर्फ 4/5L से, करेक्ट, इक्वल्स यस टू कैपिटल M अपॉन L मल्टीप्लाई बाय L/5। तो देखो इस L से L कट गया, इस वाले L से ये L कट गया, इस M से ये M कट गया, 5 से 5 कट गया, तो 4 म्यू इक्वल्स टू 1, तो म्यू किसके बराबर आ गया? 1/4 से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। एवरीवन क्लियर हुआ? सिर्फ कुछ नहीं लगाया, बस यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए था कि कौन सा वाला मास फ्रिक्शन के लिए यूज करना है और कौन सा हैंगिंग पोर्शन के लिए यूज करना है। गॉट इट एवरीवन? यस मैम। यस। यस मैम। 33 सब करेंगे, ये न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है, सबने करना है ये, मैं जिससे आंसर पूछू वही आंसर बताएगा। एक सेकंड में आंसर बता दोगे? 1 मिनट लगेगी वैसे आंसर बताने में। बाइंडिंग एनर्जी इज गिवन है ऑलरेडी। मैम 33 का आंसर बताना। 33 वाले का बताना। मैम डी ऑप्शन। अब्दुल्ला इतनी जल्दी मत करा करो, रीचेक करो, अब ये जो समय है इसमें ऐसी गलतियां नहीं करनी है। डी कैसे आ सकता है? क्या कराया तुमने डी के लिए बताओ? क्या फॉर्मूला था बाइंडिंग एनर्जी रिलीज निकालने का? सी ऑप्शन। हाँ, मैम सी ऑप्शन। यस मैम, Very- ऑप्शन सी। आकाश क्या बताया तुमने? सी ऑप्शन, यस मैम। वेरी गुड। क्या फॉर्मूला है? मैम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, रिएक्टेंट। ये लो,
वो डेल्टा एम सी स्क्वायर में होता है, जिसमें हम मास के लिए क्या करते हैं, डेल्टा एम निकालने के लिए करते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। कितनी बार बताऊं ये बात? मैम मैंने यहाँ पे गलती से रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर क्यों दिया। करा ये इसी चैप्टर में यही है, बस इस चैप्टर में यही याद करने लायक है, और इस चैप्टर में कुछ नहीं है बाकी। तो प्रोडक्ट की सी है, माइनस रिएक्टेंट की साफ पता चल रहा है, ए प्लस बी है तो माइनस साइन हो जाएगा, ए माइनस। ऑप्शन नंबर सी। ये फ्री के क्वेश्चन है, ये फ्री के नंबर है ये। 34th रहने देते हैं, वैसे तो 34th भी कर सकते हो, ट्राई करो 34th क्वेश्चन। मैंने तुम्हें सेंटर ऑफ मास में सिखाया था ना कि अगर सेंटर ऑफ मास का पोजीशन फाइंड करना है तो क्या करना, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 M1 plus M2 सेम फॉर वेलोसिटी m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, यानी जितने भी टोटल मास है। तो ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। अब सेंटर ऑफ मास सिस्टम का एक्सेलरेशन, सेम वही फॉर्मूला m1 a1 m2 a2, दैट्स इट, अपॉन टोटल मास m1 प्लस M2 ठीक है। तो अब क्या हम इंडिविजुअल मासेस की एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, करो फिर। मैम यहाँ पे टॉर्क तो एक्ट करेगी ना? टॉर्क नहीं लगेगी, टॉर्क तब लगती है भाई जब आपकी पुली के पास मास हो, ठीक है। पुली अगर मास वाली है तब लगेगी, यहाँ पर सब मासलेस है, तो टॉर्क वर्क का कुछ नहीं करना। अगर लग भी रही है तो अपन को कुछ नहीं देखना, सेंटर ऑफ मास निकालो आप, एक्सेलरेशन मतलब फॉर्मूला जो बताया है ना बस वही करना है। इंडिविजुअल पुलिस की एक्सेलरेशन निकालो, कल ही सिखाई है। हर्षित करो इसको, हर्षित तो मुझे लग नहीं रहा क्लास में है, पता नहीं कहाँ गया ये। मैम क्लास में ही हूँ। ठीक है ठीक है। किस तारीख को है आपका पेपर? मैम 28। ठीक है, करिए। पहले क्या करोगे, देखो इन इंडिविजुअल एक्सेलरेशन निकालोगे, वो सिखाया हुआ है ना। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, देखो 5m वाला जो ब्लॉक है उसके पास हैवी मास है, तो हैवी मास है तो यहाँ पर फोर्स लगेगा 5mg, यहाँ पर लग रहा होगा 3mg। साफ पता चल रहा है 5 वाला हैवी है तो ये वाला ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा a एक्सीलरेशन से, 3m वाला ऊपर की तरफ जाएगा सेम एक्सीलरेशन से, लेकिन डायरेक्शन हो गई ऊपर। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, नेट फोर्स बाय टोटल मास। यस मैम। Yes, ma'am. फोर्स कितना है, 5mg माइनस 3mg, टोटल मास 5 प्लस 3m, 5 में से 3 या 2mg अपॉन 8m, m से m कट गया, कितना आया g/4। तो दोनों की एक्सेलरेशन सेम आ गई ना, g/4। बस आपने एक्सेलरेशन निकाल ली g/4। अब एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है m1, सपोज आपने 3m लिखा, इसके पास एक्सेलरेशन कितनी है g/4, तो g/4 लिखो, डायरेक्शन ऊपर है तो पॉजिटिव। दूसरा वाला मास कितना है 5m, उसके पास एक्सेलरेशन कितनी है, बोलो 5m के पास एक्सेलरेशन कितनी है, वेरी गुड, g/4, सेम ही एक्सेलरेशन है ना दोनों के पास, तो हम लिखेंगे g/4। लेकिन g/4 की डायरेक्शन कहाँ है, डाउनवर्ड्स। नेगेटिव चीज याद रखना, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो हैं ये हैं हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज, तो विद डायरेक्शन लिखाई जाएगी। तो माइनस का साइन अपॉन टोटल मास, कितना है टोटल मास 5m प्लस 3m। साइन। तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन देख लो, m से m तो कॉमन है, हट ही जाना है,
ठीक है, तो ये हो गया 3g/4 माइनस 5g/4 बाय 8n। ऊपर कितना बचा भाई? -2g/4 और ये मल्टीप्लाई बाय 8। m तो सॉरी चला ही गया था, m हटा दो, तो ये हो गया 2। तो कितना आया? g/16। तो g/16 b। नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है? नेगेटिव साइन दिखा रहा है एक्सीलरेशन, सिस्टम की जो नेट एक्सीलरेशन है वो कहाँ है? डाउनवर्ड्स ही है। ठीक है, मैम विथ साइन लेते हैं क्या कह रहे हो? मैम, इन वाले क्वेश्चंस में विथ साइन लेते हैं। सब में एक्सीलरेशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है ना, तो जब भी एक्सीलरेशन का यूज करोगे वहां विद साइन ही लेनी है किसी भी इक्वेशन में। जब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन सॉल्व करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन में भी तो विद साइन लेते हैं ना एक्सीलरेशन की। ग्रेविटी नीचे है तो नीचे के लिए नेगेटिव साइन तो हमेशा लेना पड़ता है वो तो। ठीक है, मैम सेपरेट सेपरेट मैम ब्लॉक्स का अलग अलग एफबीडी नहीं बनाएंगे मैम? जैसे नीचे 3mg लग रहा है, ऊपर मैम टी लग रहा है टेंशन रोक की वजह से। टेंशन का कुछ करना ही नहीं ना, टेंशन से अभी टेंशन पूछी ही नहीं मेरे से। मेरे को तो फॉर्मूला क्या था, देखो मैंने क्या लिखा है, एक्स की सिस्टम का अगर एक्सीलरेशन निकालना है m1 a1, यानी मुझे इंडिविजुअल ब्लॉक की एक्सीलरेशन चाहिए, और इंडिविजुअल ब्लॉक की एक्सीलरेशन के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो मैं ये कहाँ गया, ये वाला फॉर्मूला, दैट्स इट। मेरे को आ गई ये इंडिविजुअल एक्सीलरेशन की वैल्यू। अब क्यों लगाएंगे हम, टेंशन वगैरह निकालना ही नहीं है। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहने देते हैं, ये वाला तो बेसिक है। 38 करो। इजी है, बहुत इजी है, जल्दी जल्दी करो, फिर ज्यादा क्वेश्चन कराने हैं, ज्यादा ज्यादा। इन द गिवन फिगर होलो स्फीयर दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू द स्फीयर भी सेम। कहां पर सेम है बताओ? मैम ओ और बी पे। मैम ऑप्शन सी। वेरी गुड, ओ और बी पे, क्योंकि इनसाइड पोटेंशियल सेम रहेगा जितना सरफेस पे है। अच्छा, ओ बी सी नहीं होगा क्या? अच्छा, ओ बी ए, ओ ए बी नहीं होगा क्या? ओ ए बी, तो सरफेस पे है ना। बी ऑप्शन, तो क्या हो गया? यस मैम। यस मैम बी। बी होगा ना, सरफेस वाला भी तो करेंगे। देखो आरुष, इतनी जल्दी नहीं करना है ना, सोच समझ के आंसर लगाना है। Yes, ए वाला ma'am. भी सरफेस पे है, तो क्या था यहाँ पर? पोटेंशियल जो है हर पॉइंट जितना सरफेस पे होता है उतना ही इनसाइड होगा, वो कॉन्सेप्ट था। अभी तुम करोगे क्वेश्चन नंबर 41, तो कुछ बच्चों ने किया हुआ है, किसी ने नहीं किया। 42 करो। मैम ऑप्शन बी। ठीक है, बाकी मैम ऑप्शन ए। नो। ठीक है, तो सबका ऑप्शन ए आ रहा है, किसी का बी भी आया था, अमनदीप का बी आया था। चेक कर लेते हैं। यस। If a proton enter a region of uniform magnetic field with a velocity v perpendicular to the magnetic field, then the time period is t. टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/b। 2πm/qb, ये फॉर्मूला होता है। तो वेलोसिटी के तो इंडिपेंडेंट है ना टाइम पीरियड,
मास, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड, सेम मैग्नेटिक फील्ड में आया है, सेम प्रोटॉन, सेम मास का है, तो टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम रहेगा, ऑप्शन ए। देखो कितनी छोटी सी चीज में गड़बड़ कर दी आप लोगों ने। मैम फॉर्मूला गलत लगा दिया, टू का याद आए वी वाला लगा दिया। ये मैग्नेटिक फील्ड वाला है, मैग्नेटिक फील्ड याद आया कुछ। यस मैम। अमनदीप जल्दी नहीं करनी, अमनदीप नहीं, किसी को भी पेपर में जल्दी नहीं करनी है। पहले तुम्हें क्वेश्चन पढ़ते ही तुम्हें ये कनेक्ट करना है कि कौन से चैप्टर का सवाल है। फर्स्ट माइंड में आना चाहिए चैप्टर, चैप्टर से माइंड में आना चाहिए कि कौन सा टॉपिक है, फिर जाके फॉर्मूले लगाओ। ओके 44। For diatomic ideal gas, the relation between pressure and temperature is given by this. The value of C will be. प्रेशर एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस में पी और टी का कुछ रिलेशन आता है, आता है ना कुछ रिलेशन, P1 माइनस गामा कुछ, क्या रिलेशन है, कौन बताएगा, पहले तो रिलेशन बताओ। बता दो क्या है। मैम P1 minus gamma P1 into T gamma equal to C. P1 माइनस गामा इंटू टी गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये हमारे पास रिलेशन है। अब इन्होंने बोला है कि ऑलरेडी कि प्रेशर जो है टी सी के कांस्टेंट है, ठीक है, और डायटोमिक गैस दी हुई है। तो एक काम करो, डायटोमिक गैस के लिए ना पहली बात तो गामा की वैल्यू रख लो। वो डायटोमिक क्या होती है, गामा 1+2/f, f की वैल्यू 5 हो जाएगी, डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगा ना, तो मेरे पास y 1+2/5, तो 5 एलसीएम हो गया, तो कितना आया 7/5। तो p की पावर रखो 1 माइनस 7/5, t की रखो 7/5 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। बताओ कितना आया, -2/5, t का आया 7/5 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। करो करो आगे करो। तो प्रेशर के पास देखो, अगर मैं देखूं तो सवाल में जो पूछा है प्रेशर के पास कोई भी पावर नहीं है, ठीक है, तो कैसे लिखोगे, p की पावर -2/5 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट t की पावर 7/5, ठीक है। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, p की पावर -2/5 इक्वल्स टू t की पावर -7/5, ठीक है, यही बनेगा। ओके अब ये p की पास देखो कोई पावर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, -2/5 +2/5 ऐड कर दूं, यस मैम। करो फिर देखो t के पास कितना बचता है, मैम 7/2 +2/5 करो, तो p के पास कोई पावर नहीं बची, तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, एक तरफ नहीं कर सकते, तो t के पास भी -7/5 +2/5, 7 में से 2 गया तो ये तो 1 आ गया, फिर नहीं, कैसे आया 7/2, 2/5 से करना है ना, एक मिनट, p की पावर -2/5, t की पावर ऊपर गई -7/5। अच्छा एक मैम काम पावर करते हैं, जब 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे
हाँ वही मैं कह रही थी, सेम। एक काम करो, मल्टी, ये तो पावर फिर 0 हो जाएगी आई थिंक पी की। हाँ, -2/5 +2/5 प्लस मल्टीप्लाई करो, करके मल्टीप्लाई कर दो उल्टा। 7/2 आ गया ना? हाँ, तो मल्टीप्लाई कर दो। अबे ठीक है, तो दोनों तरफ 2/5 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 5/2 से। ये -7/5 मल्टीप्लाई बाय 5/2। उधर -2/5 था तो इधर भी 5/2 से मल्टीप्लाई। 5 से 5 गया, 2 से 2, तो पावर अभी भी 1 में ही है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 से 5 कट गया तो 7/2। क्लियर हो गया? अब दोनों यस तरफ मैम। माइनस माइनस आया है तो Okay. उसको इन्वर्स कर लेंगे तो भी सेम ही आने वाला है। तो देखो यहाँ बचा p की पावर -1 इक्वल्स टू t की पावर -7/2। यही बच रहा है, माइनस से माइनस चला भी जाएगा। तो p किसके बराबर आया अपना? 7/2 के बराबर। क्लियर हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था एडियाबेटिक कांस्टेंट के लिए। ऐसा सवाल हमें याद रखना है। याद क्या रखना है? पेपर में हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 46 करो। VRMS का फॉर्मूला लगाना है बस। अंडर रूट किसके बराबर होता है? 3RT। √3/m0। बस, तो साफ पता चल रहा है। अगर मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए लगाना है तो हाइड्रोजन अपॉन ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का टेम्परेचर अपॉन हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का टेम्परेचर और ऊपर जाके मॉलिक्यूलर मास किसका? ऑक्सीजन का। तो ये फॉर्मूला लगाना है, रूट भी लिख लेना। यही करना है ना बस। टेम्परेचर 300 केल्विन दे रखा है। ओ 3860, मतलब हाँ, हाइड्रोजन की मुझे RMS ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ 3860 लिख लो। टेम्परेचर हाइड्रोजन का कितना दिया हुआ है? 300, तो यहाँ पर मैं 300 लिख देती हूँ। ऑक्सीजन का भी दिया हुआ है 1200, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे लिख दो 1200। ये लो। ठीक है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 32। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 1। हाइड्रोजन का 1 ही होगा ना। यस मैम। 4 कितने पे कटा? 16 पे। √16 4 आ जाएगा। ये आ गया 3860 V0 इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो V0 कितना आ जाएगा? 3860 डिवाइडेड बाय 4। तो देख लेना इसमें से कौन सा ऑप्शन है। बी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है इसमें। तो यस मैम, ऑप्शन सी है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 होता है क्या? हाइड्रोजन का एक होता है मैम, मैम उसके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का तो 2 मॉलिक्यूल होगा। भी लेते हैं दो। किसमें? मैम सिंगल हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पे मॉलिक्यूल का पूछा है ना, मॉलिक्यूल है। 2 होगा। हाँ जी 2 मैम। होगा ना, फिर 2 होगा तो ये फिर 8 बनेगा। तो यस मैम, फिर सी आ जाए। तो 8 का रूट कितना हो जाएगा? 2√2। फिर रूट में कैसे चला जाएगा फिर आंसर? नो मैम, अपॉन में 2 भी तो रहेगा हाइड्रोजन में। हाँ, कैसे? फिर ये वाला 2 भी तो बचेगा ना, एक और, है ना? तो दोबारा कर लेना। अब काटो।
2 0 से 2 0 कट गई, 3 ये चला गया 4 पे। मैम √4 आ गया तो बाहर 2 निकल गया। आ गया। यस मैम। 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, √4 आया ना तो 2 आ गया। ठीक है, तो अब तुम्हें ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका। तो ये भी याद रखना क्या है मॉलिक्यूलर मासेस वगैरह। ओके, 747 करो। अब अगला पेपर जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट ले रही हूँ मैं। मुझे प्रिज्म के फॉर्मूला रिवाइज करेंगे अब, ठीक है। एट 45 तक क्लास तो बैठते हैं आराम से। मैम ऑप्शन डी। ए आ रहा है, ऑप्शन डी आ रहा है। हम डी। सी। सबने ABCD, सबने चारों आंसर बोल दो। क्या बोला है? ए और बी टू सर्कुलर लूप है कैरिंग करंट I1 एंड I2, द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई इज दिस। ठीक है, रेशियो ऑफ रेडियाई दिया हुआ है, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है, तो करंट का रेशियो पूछा है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या फॉर्मूला होता है? μ0I/2R। तो बस, तो क्या करना है, ए का और बी का, μ0 और 2 तो हट ही जाएगा, तो मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, IA/IB मल्टीप्लाई, एक सेकेंड सॉरी, IA/RA मल्टीप्लाई, यहाँ जाएगा IB मल्टीप्लाई RB। ठीक है, मैम यही ऑप्शन डी आ रहा है। रेशियो दिया हुआ A/B का 1/4 मैग्नेटिक फील्ड का, और करंट का निकालना है, और RA/RB दिया हुआ है क्या, रेडियस ऑफ, तो ये हमें 1:3। A/B का दिया है, तो ये 3 बन जाएगा ना, ये RB/ARA तो 3 हो जाएगा ना, और IA/IB आया 1/12, 12 डी ऑप्शन है। क्या कर रहे हो? यस मैम ऑप्शन डी आ रहा है। सी, सी कैसे आ गया? ए कैसे आ रहे हैं? ये कैलकुलेशन क्यों नहीं हो रही है? ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड करना है क्या पेपर? चलो ये ग्राफ बनाओ। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल ऑफ SHM, SHM तो कराया ही नहीं है तो फिर रहने देते हैं। ठीक है, SHM कराया नहीं है तो रहने देते हैं, बाकी अब एक और टेस्ट पेपर करते हैं। ठीक है, इलेवेंथ करना है कि 12th? ये टेस्ट पेपर तो कंप्लीट हो गया ना। वेट मैं ही ढूंढती हूँ। सौम्या हाँ,
मैम कल हमारी लास्ट क्लास होगी। कल तो संडे है। हम परसों। हाँ, नहीं उसके बाद फिर जो पेपर डिस्कशन होगा ना वो करेंगे। ओके। जो पेपर आएगा, पेपर में क्या आया है। बाकी जिन बच्चों का 21-22 को है, प्लीज ग्रुप पे अपना फीडबैक जरूर शेयर करना, क्या आ रहा है, कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। एवरीवन समझ रहे हो बात? देख के भी आना किधर से सवाल आ रहे हैं। किसी का कोई डाउट है? किसी भी चैप्टर टॉपिक में कुछ भी पूछना हो? मैम काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देते थोड़ी सी। मैग्नेटिज्म के आते हैं, मैग्नेटिज्म के किए हुए हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। हम TIR के क्वेश्चंस करवा देते हैं। सबका अपना अपना चल रहा है, रुक जाओ। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यस मैम। उसमें प्रिज्म जरूर पढ़ लेना, डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, प्रिज्म का एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है, जीरो डेविएशन कब होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। वो क्लास नोट्स देखोगे ना, जब डिटेल में करवाया हुआ है तुम्हारे पास, जो 12MO3 12MO2 वाली जो फाइल है उसमें देखना। ठीक है, हम एक काम करते हैं, मैकेनिक्स कर लेते हैं। ठीक है, 1D मोशन और 2D मोशन। गॉट इट? यस मैम। Yes, ma'am. वेरी गुड। ओके, थैंक गॉड मिल गया हमें पेपर। जेई का ही है ना? राइट, जेई का ही है। ऑप्टिक्स का मैंने तुम्हें बता दिया है क्या पढ़ना है, वही पढ़ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड करोगे। A ball is dropped from the roof of a tower. The total distance covered by it in the last second of its motion is equals to the distance covered by it in the 3 seconds. Find the value of h in meters. Try this out. ड्रॉप लिखा हुआ है तो कोई वेलोसिटी इनिशियली नहीं दी हुई है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द लास्ट सेकेंड
तो लास्ट सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, यानी nth सेकंड का फॉर्मूला लगेगा। और वो nth सेकंड का फॉर्मूला हम तब लगा सकते हैं जब मुझे ये पता हो कि टोटल टाइम कितना लिया है। मान लो अगर उसने 5 सेकंड लिए हैं नीचे जाने में, तो 5th सेकंड का डिस्टेंस निकालना बहुत आसान हो जाएगा, करेक्ट। तो सबसे पहले हम 5th ये निकालेंगे कि टाइम पीरियड कितना है। तो एवरीवन फाइंड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? सो जाओ क्लास में। मैम √2h/g। वेरी गुड, सिंपल सी बात है। अगर टावर पे खड़े हो, टावर पे खड़े होके किसी बॉल को ड्रॉप किया है, तो सिंपल सा फॉर्मूला टाइम पीरियड का होता है √2h/g। तो टाइम पीरियड यहां से कितना आ जाएगा? ओके, हाइट नहीं गिवन है, हाइट ही निकालनी। ओके, हाइट ही निकालनी है। ओ गॉड, मैम इन्होंने लास्ट सेकंड का एंड फर्स्ट 3 सेकंड का डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल दिया है। ओके। द डिस्टेंस, तो देखो डिस्टेंस के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगी s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो पहले 3 सेकंड का डिस्टेंस निकाल लेंगे। इनिशियली वेलोसिटी कितनी है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी है 0। डिस्प्लेसमेंट भी डाउन डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन भी नीचे है, तो कोई दिक्कत नहीं। हाफ ग्रेविटी की वैल्यू 10/2, तो मैं यहाँ पर 5 लिख देती हूँ। टी स्क्वायर कितना समय बोला है? पहला 3 सेकंड, ठीक है। तो 3 3 जा कितना हो गया? 9, और 9 5 जा 45। 45। तो यानी पहले तीसरे डिस्टेंस में पहले 3 सेकंड में वो 45 मीटर चला हुआ है, ठीक है। तो बस अब nth सेकंड का फॉर्मूला लगा दो। nth सेकंड का फॉर्मूला क्या आएगा? s इक्वल्स टू u प्लस a/2 2n माइनस 1, ठीक है जी। s की वैल्यू अब s की वैल्यू मुझे बता दो। 45 लिख दूं क्या? यस मैम। nth सेकंड में बराबर ही तो चलेगा, इनिशियल वेलोसिटी कुछ है नहीं, g/2 5 हो जाएगी, 2n माइनस 1, n निकाल लो, वही लास्ट सेकंड है। n कितना आया यहाँ से? 45, ये कटा 9 पे, 9 और 1 10, 10 बटा 5 लो। ये ऑप्शन है। और जो मैंने ऐसे ही बोला था 5 सेकंड, देखो वही आंसर भी वही निकला। तो बस आपके पास टाइम पीरियड आ गया 5 सेकंड का। तो अब उस फॉर्मूले में रख दो। 5 इक्वल्स टू √2h/g में स्केयरिंग बोथ साइड कर दो। 25 इक्वल्स टू 2h/g, g 10 हो जाएगा, तो 250/2 125। 125। क्यों हो गए इतने कंफ्यूज? डरना नहीं है भाई, आंसर आता है, निकलता है आंसर, ठीक है। 4th करो। ये एरोप्लेन वाला क्वेश्चन तो जेई का फेवरेट है। पीरियोडिक टेबल, फोर्थ हुआ। यस मैम। मैम ऑप्शन ए। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। An aeroplane is moving with a horizontal velocity u। हॉरिजॉन्टल, ये तो मैंने शायद क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन लग रहा है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u से जा रहा है, हाइट h ग्राउंड से।
इफ अ पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट, ड्रॉप किया जाता है, देखो बेशक तुम पैकेट को ड्रॉप करोगे, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है ऑलरेडी, ड्रॉप करोगे तो इसको ग्रेविटी की वजह से वाई डायरेक्शन में भी वेलोसिटी आएगी, एक्स और वाई दोनों में वेलोसिटी है, जिसका मतलब पार्टिकल का पाथ प्रोजेक्टाइल ही रहेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब क्या बोला है, हाइट दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, इफ अ पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द स्पीड ऑफ द पैकेट व्हेन इट रीच द ग्राउंड, तो ये ग्राउंड पे जब आएगा इसके पास दो वेलोसिटी होंगी, एक vx में और एक vy में, तो आपके पास टोटल वेलोसिटी जो निकलेगी उसका फॉर्मूला क्या है भाई, नेट वेलोसिटी vx स्क्वायर vy स्क्वायर, क्योंकि एंगल तो इनके बीच में हमेशा 90 ही बनता है, v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर x प्लस vy स्क्वायर। क्या vx कभी चेंज हो सकती है, vx कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है, होगी नहीं हो सकती, x डायरेक्शन में नहीं होगी ना चेंज, तो क्या लिखोगे u स्क्वायर। अब देखो क्या मुझे आंसर चेक करने की भी जरूरत नहीं है कि vy कितना है, क्या आंसर चेक करने की जरूरत है, 2gh नहीं है, ये नहीं होगा क्योंकि u स्क्वायर में कुछ ऐड होगा, माइनस नहीं होगा प्लस ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। और कितना होगा vy निकाल सकते हो u प्लस 80 से, इनिशियली y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 थी, ग्रेविटी कितना, एक्सेलरेशन जो है y डायरेक्शन में वो ग्रेविटी है, टाइम पीरियड सपोज t है, ओके तो यहाँ से तो gt के टर्म में आ रहा है, h के टर्म में फिर वो लगा दो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर वाला, मैम टी को हम अंडर रूट 2h/g लिख सकते हैं। हाँ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर लिख दो, वो वाला लगा दो, थर्ड वाली इक्वेशन, टू जी एच अब आ जाएगा ना, इनिशियली 0 है तो v किसके बराबर आ गया, अंडर रूट ऑफ 2gh, तो एज इट इज प्लस करना था, तो ऑप्शन नंबर ए। डी किसने बताया, डी गलत है जिसने भी बताया, स्पीड पूछी है ऑफ द पैकेट, तो यानी एक्स और वाई दोनों वाला पूछा है, ए होगा, ठीक है। तो कोई भी प्रोजेक्टाइल हिट करता है तो उसके पास यही वेलोसिटी होगी, इन्हीं एक्स में भी है और वाई में भी है, तो दोनों का निकालना है, ठीक है, ओके। ये भी कर लोगे, 7th क्वेश्चन घर से ट्राई करना, ग्राफ बेस्ड है ना, इसमें क्या ही कराना है। ये तो कर लोगे, 9th वाला क्वेश्चन, ये इसका तो रिजल्ट याद ही होना चाहिए बच्चों को, बट एक बार ट्राई करो, ये ऐसा क्वेश्चन है इसका रिजल्ट याद होना चाहिए, अदरवाइज इट विल टेक ज्यादा टाइम, ज्यादा समय। एक बार देखो इसको कर पाते हो कि नहीं, हो पाएगा, इजी है, करो। Ninth, a particle is projected vertically upwards from point A on the ground. It takes t1 time to reach a point B, but it still continues to move up. तो इसका मतलब ये है कि आपने इस प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, मतलब सीधा ऐसे ही उसको इस पॉइंट ए से मैंने इस पार्टिकल को ऊपर फेंका है वर्टिकली अपवर्ड्स, किसी पॉइंट बी पर बोला है
इस पॉइंट बी पर इसने जाने में जो समय लिया वो t1 लिया, बट b1 के बाद ये पार्टिकल रुका नहीं, क्या बोला है, स्टिल कंटिन्यूज टू मूव अप। तो सपोज करो कुछ और चलता है सी पॉइंट, ये इसकी मैक्सिमम हाइट आ गई, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, इसने यहाँ पर मुझे नहीं पता कितना समय लिया है, ठीक है। अब आप क्या कह रहा है, इफ इट टेक फर्दर टाइम t2 टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम पॉइंट बी, इफ इट टेक फर्दर टाइम t2 टू रीच द ग्राउंड, तो कह रहा है b से ग्राउंड आने पे, यानी पहले b से c गया और फिर ग्राउंड पे आया दोबारा a पे, यानी b से a पर टाइम कहां से कहां तक, देखो a टू b का समय कितना था t1, ठीक है, b टू a आने का समय कितना है t2, यही तो कह रहा है। यस मैम। It take further time t2 to reach the ground from point B, then the height of point B from the ground is, यानी A से B की हाइट निकालनी है h। बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। मुझे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर कुछ ये C पॉइंट जो है ये मैक्सिमम हाइट का है, जहां पर मेरे पास वेलोसिटी 0 हो गई है, ठीक है। B से लेके A तक पूरा समय लिया है t2, तो मुझे बताओ भाई इस B से लेके C का समय कितना होगा, t2 माइनस t1 ही तो होगा। यस यस मैम। मैम। हाँ तो फिर करके देखो कैसे निकालोगे। एक काम करते हैं, मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं, यस मैम। h max। अगर मैं b की हाइट निकालने बैठी तो हम लिखेंगे h इक्वल्स टू s इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, करेक्ट, हाफ gt स्क्वायर। s कितना है, h मुझे निकालना है, फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी u है, कितना समय लगा है b पर जाने पे, t1 का समय लगा है, u ऊपर है यानी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, ग्रेविटी नीचे है, तो ग्रेविटी माइनस का साइन ही रहेगा, ऑलरेडी है, माइनस हाफ g t1 स्क्वायर, ठीक है जी। ये इक्वेशन बनी है मेरे पास। तो आगे कैसे सॉल्व कर सकते हो, आगे क्या निकालें। मैम ये तो सिर्फ A to B का होगा ना। हाँ A टू बी का लिखा है ये, राइट, ये A टू बी का लिखा है मैंने, t1 समय लिया है ना, तो इसका मतलब A से B की हाइट जो h लेट करी है वो इसके बराबर है। अब आंसर देखो t1 t2 में ही है तो u नहीं है, तो इसका मतलब मुझे ये u रिप्लेस करनी पड़ेगी ना। देखो अगर मैं सवाल में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलूं तो मुझे दिख रहा है u नहीं है, तो मेरे को u रिप्लेस करना पड़ेगा। u कैसे रिप्लेस कर सकते हैं बेटा, बोलो। मैम हम सेकंड किस पॉइंट पर u 0 होगी, मैक्सिमम हाइट पे। मैक्सिमम हाइट पर। हाँ तो अगर मैं इक्वेशन लगाती हूँ v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, फाइनली c पॉइंट पे जाके वेलोसिटी कितनी हुई, 0। सी पॉइंट पे जाके, जो कि वो मेरा मैक्सिमम हाइट था, वहां वेलोसिटी 0 ही, इनिशियल वेलोसिटी u है, ग्रेविटी अभी भी कितनी रहेगी g t रहेगी, तो u किसके बराबर आया, एक सेकेंड, v ऊपर, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर थी और एक्सलेशन नीचे है तो माइनस साइन लेंगे, ठीक है। तो u किसके बराबर आया बेटा, gt के बराबर, t कितना है ये, t कितना आएगा यहाँ पे, मैम ठीक है। टोटल में से A to B का माइनस करके। अगर मैं लिखूं a particle is projected vertically upwards from point A, मैम t1 प्लस में t2 माइनस t1 by 2। u किसके बराबर, t1 प्लस t2 माइनस, मैम t1 प्लस में t2 माइनस t1 by 2। ये आएगा क्या टाइम पीरियड, ये t जो है, दिस t। अब मुझे ये वाली t की वैल्यू चाहिए कि ये t कितना है, करेक्ट, ये t निकालो बेटा कितना आएगा। मैम ये टाइम पीरियड तो टोटल टाइम पीरियड नहीं होगा जो हमने मैम A to C तक ट्रेवल करने में लगाया है। हाँ वही तो, A से लेके C का टोटल टाइम पीरियड ही तो चाहिए, A से लेके C का टोटल टाइम पीरियड कितना है, t1 तो इतना ही है ना A से B का, t2 by 2 आ रहा है। B से लेके C का कितना होगा वो निकालो, B टू मैम C का। t1 प्लस t2 by 2। हाँ मैम t1 प्लस t2 by 2।
ये यस मैम। पुट करके देखो क्या आंसर बनता है इससे। टेक फर्दर टाइम T2 टू B से लेके A तक पूरा T2 लगा है। कुछ आंसर बन रहा है? मैम जो आपने ब्लू वाले डॉट डाली है T2 के पास में, मैम इसे एक पॉइंट मान लेंगे। मान लो इसको D है, तो D से A में भी T1 ही समय लगेगा ना। मैम यहाँ पे T1 लगेगा एंड मैम B to D का हमें पता है। देखो T2 D से A T1 लगना है, ठीक है। अब ये टोटल समय T2 था ना, C से लेके ये B से लेके A का समय है। देखो B से लेके B to C, C to D और D to A, ये टोटल समय दिया हुआ है मुझे T1 नहीं सॉरी कितना T2 है ना, कि B से C गए, फिर C से D गए और D से A आए, ये पूरा समय T2 है। मेरे पास क्या B से C का समय है? नहीं है। C से D का समय है? नहीं है। तो मैं ये समय कितना मान लू? ये समय बराबर होगा ना, B to C का समय और C to D का समय बराबर होगा। लेट दिस T3, ठीक है। B to C भी सेम समय लगेगा और C से D में भी सेम समय लगेगा, तो 2 टाइम्स ऑफ T3 हो गया। D to A का समय कितना है? T1 प्लस का T1 लिखा, ये मेरा बराबर है T2। तो हमें पता है ना। 2T3 इक्वल्स टू T2 माइनस T1 आया है, तुमने प्लस कैसे लिख दिया भाई? मैम हाँ, हमें B to D का टाइम तो पता है ना। B से D कहाँ पता है? B मैम से C पता है। T1 ही तो होगा। B से D का कितना होगा? मैम T2 माइनस T1। निकाल लिया ना मैंने। T3 टाइम जो आया है T2, ये आया है T3 आया है T2 माइनस T1 बाई 2। गॉट इट। ये T3 टाइम कौन सा है? B से C का। तो B to C का समय बेटा आया है T2 माइनस T1 बाई 2। सिमिलरली C to D का भी समय यही होगा, क्योंकि T3 तो सेम ही होगा कि नहीं होगा। तो ये दोनों का समय सेम आ गया। क्लियर हुआ? अब मुझे A से लेके C का चाहिए, तो A से लेके C का क्या हो जाएगा? मैम A दोनों से को ऐड करेंगे। A to B और फिर B to C। तो A to B का तो मुझे पता ही है T1 है, प्लस B to C कितना हो गया? T2 माइनस T1 बाई 2। 2 एलसीएम ले लो, 2 टाइम्स ऑफ T1, तो ये कितना आया? T1 प्लस T2 बाई 2। वेरी गुड। तो यही है टोटल टाइम। यही तो निकाला था मैंने। राइट, दिस इज द टोटल टाइम। यही है अपना टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट T, यानी A से लेके मैक्सिमम हाइट जाने का। तो इस T की जगह ये वैल्यू लिखो, तो H कितना बनेगा? H इक्वल्स टू U की जगह हम लिख देंगे क्या? G। T कितना है? T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस हाफ G T1 स्क्वायर। करेक्ट? बट ये तो मैम आप वहाँ पे T1 भूल गए। कहाँ पे? वो G इंटू में T1 प्लस T2 अपॉन 2 वाले में। हाँ राइट, यहाँ पे एक और T1 भी तो होगा ना, T1। तो मैं हाफ जी T1 कॉमन ले सकती हूँ। हाफ जी T1 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा? T1 प्लस T2 माइनस T1। करेक्ट? T1 से T1 कट गया, क्या आया? H इक्वल्स टू हाफ जी T1 T2। ऑप्शन नंबर डी आ गया। ये इसका तो रिजल्ट याद होना चाहिए, थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है बट ये क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है। क्वेश्चन अच्छा है। समझ आया कुछ? ये यस नहीं आया ना? दोबारा समझाऊं इस क्वेश्चन को मैम आ गया। सबको? मैम समझा दो क्या फिर से। मैं समझा देती हूँ, ठीक है, एक बार समझ लो इस क्वेश्चन। खाली पेज देखती हूँ। यहाँ पे करते हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सपोज करो आपने किसी एक बॉल को ऊपर थ्रो किया, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे थ्रो किया,
लेकिन ये बी पॉइंट इसका अभी मैक्सिमम पॉइंट नहीं है, क्योंकि बी से भी ये थोड़ा डिस्टेंस आगे चलती है। कितना चला, सपोज करो मैंने ही मान लिया कि कुछ डिस्टेंस आगे चला होगा सी, जो इसका मैक्सिमम हाइट रहा होगा। इसने मुझे बोला है कि ए से बी का तो समय दिया हुआ है t1, ठीक है। फिर बोला है कि बी पॉइंट से ग्राउंड पे आने का समय, तो भाई पहले मैक्सिमम हाइट पे गई होगी और फिर ऐसे ग्राउंड पे आया होगा ए पे। अब हमें फिर बी से ए का समय दे दिया t2, समझ गए आप। तो मुझे दो समय दिए हैं, एक तो ए से बी का विच इज t1, और दूसरा बी से लेके वापस ए पे आने का विच इज t2। बात समझ में आ गई एवरीवन। अब देखो ये जो मोशन होता है ये मोशन सिमेट्रिक मोशन है। सिमेट्रिक मतलब बी के अपोजिट में ही एक सेम पॉइंट ले लेती हूँ, ठीक है। सी पॉइंट अपना मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है। अब मुझे बताओ ए से बी t1 लगा, तो ये जो पॉइंट डी लिया है मैंने, क्या मुझे डी से ए में भी सेम समय लगना चाहिए t1? यस मैम। t1 ही लगेगा। Yes, ma'am. अब मुझे बताओ बी से सी जितना समय लगा बी से डी भी उतना ही लगना चाहिए। यस मैम। कहाँ है डी पॉइंट, ये रहा डी, बी के जस्ट सामने। तो बी टू सी जो समय लगा वही सी से डी लगेगा कि नहीं लगेगा। तो मैंने ये समय लेट कर लिया कि सपोज करो बी से सी समय लग रहा है t3, सिमिलरली सी से डी आने पर भी जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, t3 लगेगा। सवाल क्या था, सवाल था कि ए से बी की जो हाइट है वो निकालो। तो हमने h जो है वो लिखी, h इक्वल्स टू इनिशियली वेलोसिटी कुछ तो रही होगी, सपोज u। बी तक जाने में कितना समय लगा t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर। ये हमने इक्वेशन लिख ली ए से बी की। इतना किसी को दिक्कत है, आरुष सक्षम? ए टू No, बी ma'am. लिखिए, Yes. ठीक, ठीक है, ओके। अब देखो, अब मैंने क्या लिखा, मैंने जब ऑप्शंस देखे तो ऑप्शन में u नहीं था, ऑप्शन में u नहीं था, दैट मीन्स आपको u हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं u कैसे हटा सकती हूँ, मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाती हूँ ए टू सी तक, ठीक है, फ्रॉम ए टू सी। कौन सी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्यों लगाई है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास फाइनल वेलोसिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। जीरो। इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में है तो माइनस gt। तो u किसके बराबर आया, gt के बराबर। ओके, नाउ वी हैव कंफ्यूजन, नॉट कंफ्यूजन, हैव टू कैलकुलेट दिस t, क्योंकि ये t जो यहाँ पर है इसको कैपिटल लिख लो, बिकॉज ये t किसका लगाया है तुमने, कंप्लीट ड्यूरेशन का है ना, जिसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोलते हैं। यस भाई, ए से सी, ए से सी तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा ना, कि कितना समय लगा मैक्सिमम हाइट पे जाने का। अब हमें ये मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम टाइम चाहिए कि ये मैक्सिमम, ये टोटल टाइम कितना है ए से सी जाने का। देखो ये सवाल ये भी आ सकता है, ए से सी जाने का समय कितना है। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बी से ए आने का लिखना है कि मुझे बी टू ए आना है। कैसे आओगे, क्योंकि वो समय दिया हुआ है कितना, t2। तो आप बी टू ए आने का जर्नी लिखोगे कि पहले हम गए बी से सी, फिर सी से डी आए और डी से ए आए, ठीक है। और ये मुझे दिया हुआ है t2, यस और नो? यस Yes, मैम। ma'am. बी टू सी का समय बताओ, लेट किया हुआ है t3। सी से डी का समय बताओ, लेट किया हुआ है प्लस t3। डी से ए का समय बताओ, प्लस t1। क्या ये सारा समय t2 के बराबर है, यही समय ही तो Yes, t2 ma'am. है। तो इसको तुम लिखोगे 2t3 प्लस t1 किसके बराबर हुआ, t2 के। यहां से t3 आ गया, t2 माइनस t1 बाय 2। t3 आते ही टोटल टाइम ऑफ t आ जाएगा। कैपिटल T किसके बराबर है, t1 प्लस t3। देखो डायग्राम, t1 प्लस t3, तो t1 लिख दो, t3 t2 माइनस t1 बाय 2 लिख दो, 2 का एलसीएम ले लो, तो मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, t2 प्लस t1 बाय, तो ये हमारा आया टाइम ऑफ फ्लाइट। तो u की वैल्यू रख दो उठा के अब यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ, बस खत्म सवाल। देखो कैसे, h इक्वल्स टू u की वैल्यू g, कैपिटल T कितना आया है, t1 प्लस t3 कितना है, कैपिटल T t2 प्लस t1 प्लस t2 बाई 2। एक ये इसके साथ t1 है u के साथ, तो ये t1 लिखो माइनस हाफ g
T1 स्केयर। ये फॉर्मूला, ये कॉन्सेप्ट समझने हैं भाई कि करा क्या है, सिमेट्रिक नेचर पे है ये सारा। मैं कॉमन क्या ले लूं, हाफ जी T1 कॉमन निकाल लूं, अंदर क्या बचेगा, इधर वाली T1 प्लस T2 बाई इतना ही बचा, उधर सिर्फ T1 बचा, T1 से T1 कट गया तो हाइट कितनी आ गई, T1 से T1 उठ गया, हाइट आ गई हाफ जी T1 T2। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये मोशन अंडर ग्रेविटी का। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि करना कैसे है, लेट करके, एज्यूम करके, दैट्स इट। ओके, नाउ डू 10th क्वेश्चन ओनली, 10th कर दो फटाफट। ये जो क्वेश्चन है ना ये कर लेना, ये इसमें सारे तरीके के क्वेश्चन है, 15 सवाल है, बट काफी अच्छे सवाल है। आई विल शेयर दैट PDF। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th कर दो। मैम ऑप्शन ए। ठीक है, और आंसर चेक करना पड़ेगा। H1 and H2 be the greatest height of a projectile। मैम सी ऑप्शन। देखो, H1 और H2 ग्रेटेस्ट हाइट है किसी प्रोजेक्टाइल की इन टू पाथ फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ रेंज। रेंज की वैल्यू सेम है, हाइट अलग अलग है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल कैसे मिलेगी, हाइट मैक्सिमम हाइट कैसे अलग हो सकती है बताओ, अगर रेंज सेम है तो क्या कॉन्सेप्ट होगा, मैम मैक्सिमम। एक बार थीटा 30 होगा, एक बार 60 होगा। हाँ, रेंज देखो, एच मैक्स का वैल्यू बताओ क्या है, यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई 2g, करेक्ट। यस मैम। रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्केयर साइन टू स्केयर थीटा साइन थीटा बाई जी। सवाल में कहा है कि देखो रेंज तो सेम रही है, बट मैक्सिमम हाइट दोनों बार अलग अलग आई है, एक बार H1 आया है और एक बार H2 आया है। रेंज मैक्सिमम कब होती है, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे, ठीक है, थीटा और 90 माइनस थीटा पे, उस पर ना 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 45 पे मैक्सिमम होती है, सेम की बात कर रही हूँ, सेम होती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे, थीटा या 90 माइनस थीटा पे क्या होगी, सेम रहेगी, करेक्ट। यस मैम। रेंज रहेगी सेम, मैक्सिमम होती है 45 पे। ओके, सवाल दोबारा पढ़ते हैं एक बार, क्या कहा है, ग्रेटेस्ट हाइट इन टू पाथ फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ रेंज, मतलब रेंज फिक्स्ड है, रेंज दोनों के लिए फिक्स है। मुझे बताओ अगर रेंज फिक्स है तो ये तो पता चल रहा है कि यू स्केयर फिक्स होना चाहिए, ठीक है, यस मैम। और ग्रेविटी तो अपनी है ही फिक्स, तो इसका मतलब एंगल अलग अलग है, थीटा और 90 माइनस थीटा। तो बस एक बार के लिए H1 निकाल लो किस पे, साइन स्केयर थीटा 1 पे बाई 2g। H2 किस पे हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे, यू स्केयर साइन स्केयर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g, ये H2 हो गया। H2 साइन स्केयर 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कुछ मैंने पढ़ा था, यू स्केयर साइन 2 थीटा, क्या लिख सकते हो साइन स्केयर थीटा को, मैम कॉस के थीटा। 90 माइनस थीटा पे कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, मैम cos थीटा। कॉस थीटा होता है मैम। थीटा। कॉस थीटा, तो ये कॉस स्केयर थीटा लिख दूं क्या, कॉस के थीटा। यस मैम। अपॉन 2g। तो H1 प्लस H2 को अब बना के देख लो, इनमें रिलेशन क्या आ रहा है, ये किसके बराबर आनी चाहिए, रेंज, देन द हॉरिजॉन्टल रेंज, पूछा तो रेंज है ना इसने, तो रेंज को लिख सकते हो तुम यू स्केयर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी।
ये स्केयर में है, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा, h1 प्लस h2 करोगे तो ये 1 ही हो जाएगा। देख लेना, रिलेशन निकालना है बस, है ना। बस अब तुम्हें रिलेशन निकालना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन आ रहा है h1 और h2 के बीच में। एक काम कर सकते हैं, साइंस के इसमें ना इनको चेंज कर लो। कॉस स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है ना, 1 माइनस कॉस टू थीटा समथिंग बाई 2, वो एक फॉर्मूला होता है, उसमें एक बार इनको रिलेट कर लो। मैं एक बार आंसर मैच कर देती हूँ कितना आ रहा है। कर लोगे अब ये वाला क्वेश्चन एवरीवन? थोड़ा सा ट्राई करना, बल्कि मैं आंसर एक बार मैच कर देती हूँ कितना आ रहा है। एक मिनट देखना पड़ेगा मुझे आंसर, सॉरी। किसी ने कुछ बोला था, क्या आंसर बोला था? फोर्थ ऑप्शन किसी ने बोला था? मैम सी बोला। या सॉरी, सी ऑप्शन। ये जो भी मैं ये करा रही हूँ ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, ये वो फॉर्मूले हैं जो बच्चे याद करते हैं, राइट। ये फॉर्मूला तुम्हें शॉर्टकट में ही मिलेगा, ये फॉर्मूले तो तुम्हें शॉर्टकट में ही मिल जाएंगे। या एक काम कर सकते हो, रेंज बराबर है ना तो दोनों का रेंज बराबर लिख लो, ये भी तो कर सकते हैं। एंगल θ1 और θ2 पे रेंज बराबर है ना, हाइट तो फिर भी अलग अलग है, तो रेंज बराबर करके देख लेना, वो ज्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, तो डू दिस क्वेश्चन। आंसर मैंने बता दिया है, फोर्थ है, R1 इक्वल्स टू R2 कर लेना, दैट्स वन इज इजियर। ठीक है, ओके देन। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। मैं ये शेयर कर देती हूँ ना पेपर। बाय। बाय एवरीवन। यस आकाश बोलो। मैम मैंने कोई यूनिवर्सिटी के बारे में पूछना था। हाँ बोलो। मैम मैंने एक लाक्षा के लिए अप्लाई किया था मैम, शॉर्ट लिस्टिंग होगी पर इंटरव्यू उसके लिए क्या प्रिपरेशन करनी होगी? हम फिजिक्स और मैथ का कह रहे हैं इंटरव्यू में। अच्छा ठीक है, मैं एक बार ना अभिषेक से बात करती हूँ और फिर मैं आपको एक बार बताती हूँ, ठीक है। ओके मैम। बाकी ये नहीं है कि खुश हो गए, अपना जेई का करते रहो, जेई भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यस मैम, जे का दे रहे हैं। यस मैम। एटॉमिक फिजिक्स और ये सब पढ़ो बैठ के, ठीक है। मैं ओके। बताती हूँ तुम्हें, ओके।